हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। तो आज हम पॉलिटी के लेक्चर में सबसे पहले स्टार्टिंग करने वाले हैं भारतीय संसद से, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। इसीलिए जान लेते हैं कि भारत का संवैधानिक ढांचा किस तरह से है, और सबसे पहले उसमें जानते हैं भारतीय संसद के बारे में। तो इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड सारे टॉपिक के पूरे लेक्चर्स आएंगे अभी, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो संसदीय व्यवस्था की यदि बात करें तो भारत ने ब्रिटेन से ही इस संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। चूँकि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा पहली बार भारत में लोकप्रिय राज्य सरकारों का गठन हुआ था और उनका निर्माण संसदीय आधारों पर किया गया था। लेकिन यह भी सत्य है कि इस शासन प्रणाली में मुट्ठी भर लोगों की भागीदारी थी, बहुमत जनता की भागीदारी नहीं थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत ने इसी संसदीय प्रणाली को आगे बढ़ाया, परंतु अब संसद समग्र जनता की प्रतिनिधि बन गई थी, क्योंकि यहाँ आम जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आकर कार्य करते थे। और यह जो संसदीय शासन प्रणाली है, यह नित्य प्रतिदिन के उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसीलिए स्थायित्व के स्थान पर यहाँ उत्तरदायित्व को अधिक महत्व दिया गया है। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद शीर्षक में संघीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था की गई है। और अब यह जो भारतीय संसद है, यह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। इसमें राज्यसभा या उच्च सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और लोकसभा या निम्न सदन जनता का प्रतिनिधित्व करती है। चूँकि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे संसद का अभिन्न अंग माना जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही सत्र को आमंत्रित करता है, विघटित करता है एवं संसद में उद्घाटन भाषण देता है, संसद में अपना संदेश भेजता है तथा संसद में पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर कर उन्हें वैधानिकता भी प्रदान करता है। चलिए, अब ये तो बात हो गई संसदीय ढांचे की। अब बात करते हैं संसदीय शासन की विशेषता के बारे में। तो यहाँ कार्यपालिका का निर्माण विधायिका के द्वारा होता है। इसीलिए मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना ज़रूरी होता है। और इसी वजह से संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के मध्य समन्वय और सामंजस्य पाया जाता है। लोकसभा के द्वारा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है और राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा भंग भी की जा सकती है। और कार्यपालिका का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है और यह कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब सरकार पर नियंत्रण रखना संसद का महत्वपूर्ण कार्य होता है। और भारत में कैबिनेट या जो मंत्रिमंडल है, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और इस कैबिनेट को सत्ता में बने रहने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। इसीलिए संसदीय शासन को कैबिनेट का शासन भी कहा जाता है, क्योंकि संसद की समुचित शक्ति एक समूह में होती है जिसे कैबिनेट कहा जाता है। और यह जो संसदीय शासन है, यह सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब मंत्री कैबिनेट के कार्यों का बचाव करेगा। मतलब मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए जितने भी निर्णय होंगे, उसमें मंत्री को हमेशा समर्थन करना होगा कैबिनेट का। और यदि किसी भी मंत्री के विरुद्ध संसद में कोई प्रस्ताव अथवा लोकसभा में कोई प्रस्ताव पारित होता है, तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है। क्योंकि कैबिनेट का यदि एक भी मंत्री अपने पद से हटाया जाता है, तो यह सिद्ध हो जाता है कि मंत्रिमंडल के पास अब उतना बहुमत नहीं है जिससे वह सरकार चला सके। और इसीलिए संसदीय शासन के बारे में कहा जाता है कि मंत्री साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। अब इस संसदीय शासन में प्रधानमंत्री की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा जाता है। संसदीय शासन में शासन के दो प्रधान होते हैं। एक होता है संवैधानिक प्रधान, जो राष्ट्रपति है, और दूसरा होता है वास्तविक प्रधान, जो प्रधानमंत्री होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि संसदीय शासन और प्रधानमंत्री शासन में अंतर क्या होता है। तो प्रधानमंत्री शासन जो है, वह संसदीय शासन का व्यवहारिक रूप है। संसदीय शासन में प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रधान होता है, जबकि प्रधानमंत्री शासन में कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री के समकक्ष नहीं होता। यहाँ कैबिनेट जो है, वह प्रधानमंत्री के अधीन होती है। संसदीय शासन में संसद शक्ति का केंद्र होती है, लेकिन प्रधानमंत्री शासन में प्रधानमंत्री के पास ही सारी शक्तियाँ होती हैं।
तो ये सारी बातें थी प्रधानमंत्री शासन की। अब बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो यह संसद का प्रथम और उच्च सदन होता है जो भारत संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता और ना कभी नए सिरे से रचना की जा सकती है इसकी। अब इसकी संरचना की यदि बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिसमें 238 सदस्य निर्वाचित होंगे और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा की वास्तविक सदस्य संख्या 245 है, जिसमें 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 4 सदस्य केंद्र शासित क्षेत्रों का। और अन्य जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं वे साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि विषयों के विशेषज्ञ होंगे। अब राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से जो स्थान अलॉट किए गए हैं उनका वर्णन संविधान की 4वीं अनुसूची में है। अब देखते हैं कि इन सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया है। तो भारत में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य को प्रथम 50 लाख की जनसंख्या के आधार पर एक सीट प्राप्त होगी और अगले 20 लाख की अतिरिक्त जनसंख्या में एक अतिरिक्त सीट प्राप्त होगी। मतलब पहले 50 लाख में एक सीट और अगले प्रत्येक 20 लाख में एक एक सीट अलॉट होंगी। अब संविधान लागू होने के समय तो सदस्यों की संख्या राज्यसभा में 217 थी, लेकिन वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। अब हमने सीटों का आवंटन तो देख लिया, लेकिन जान लेते हैं कि इन सीटों पर सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। राज्यसभा में निर्वाचन की पद्धति क्या है। तो राज्यसभा के सदस्य राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुने जाते हैं, जिनके अनुसार निर्वाचित उम्मीदवारों को मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त होता है, जिसका फॉर्मूला आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और निर्वाचन के लिए प्रत्येक दूसरे वर्ष राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब यह जो राज्यसभा है इसका पदेन सभापति उपराष्ट्रपति को माना जाता है और इस उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मिलकर चुनते हैं, जबकि राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वह राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। अपने में से ही सदन के किसी एक सदस्य को वे राज्यसभा का उपसभापति चुनते हैं। अब राज्यसभा में सदस्यों के पदाधिकार की बात कर लें तो उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन जब वह राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है तो वह सभापति का कार्य नहीं करता, तब उसकी जगह राज्यसभा का उपसभापति ही राज्यसभा का पदेन अधिकारी माना जाता है। और सभापति को अपने पद से तभी हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए। और राज्यसभा के सभापति का वेतन लोकसभा अध्यक्ष के बराबर होता है, लेकिन जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होता है तो उसे राष्ट्रपति के वेतन भत्ते दिए जाते हैं तथा सभापति को वह सभी अधिकार और शक्तियां प्राप्त होती हैं जो लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त हैं। लेकिन कुछ शक्तियां केवल लोकसभा अध्यक्ष को ही बस प्राप्त हैं, जैसे धन विधेयक को प्रमाणित करना, संसद की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करना आदि। अब आगे बात करें कि राज्यसभा के कार्य और उनकी शक्तियां किस प्रकार हैं। तो कोई भी धन विधेयक दोनों सदनों की स्वीकृति के बिना पारित नहीं किया जा सकता और दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति को दोनों सदन का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है तथा प्रस्ताव प्रस्तुत कर और आधे घंटे की बहस की मांग उठाकर सरकार पर राज्यसभा अपना नियंत्रण रख सकती है, लेकिन मंत्रिमंडल को भंग नहीं कर सकती। और कोई भी धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा 14 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से इस विधेयक को पास करके लोकसभा को अपने सुझाव भेजती है। लेकिन अब यह लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह सुझाव को माने या ना माने। लेकिन इन सब के बाद भी राज्यसभा की कुछ विशिष्ट शक्तियां इस प्रकार हैं कि पहली शक्ति आर्टिकल 249 में दी हुई है, जिसके अनुसार राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके
राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो संसद राज्य सूची के उस विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है। मतलब इसके द्वारा अब राज्य के उस विषय पर केंद्र का अधिकार होगा और यह जो प्रस्ताव है वह अगले 1 वर्ष तक लागू रह सकता है, जिसे राज्यसभा बार बार बढ़ा भी सकती है। अब राज्यसभा की दूसरी शक्ति की बात करें तो आर्टिकल 312 के अनुसार यदि राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक या उपयोगी हो तो उपस्थित एवं 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्यसभा एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। अब राज्यसभा की अगली शक्ति यह है कि लोकसभा के भंग होने पर राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का अधिकार राज्यसभा को होता है और राज्यसभा ही भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के प्रस्ताव का प्रारंभ भी कर सकती है। तो ये सारी शक्तियाँ थीं राज्यसभा की। अब राज्यसभा से रिलेटेड सभी तथ्यों में एक नोट यह है कि प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य राज्यसभा का मेंबर हो सकता है। मतलब जिसकी सरकार चल रही है तो उस कैबिनेट में ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लोकसभा के सदस्य होंगे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से सदस्य हो सकते हैं और बहुमत दल के नेता के रूप में मतलब प्रधानमंत्री के रूप में राज्यसभा के सदस्य को भी चुना जा सकता है। अब राज्यसभा के बारे में एक छोटा सा फैक्ट जान लेते हैं। तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी और 23 अगस्त 1954 से पहले इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था। तो ये सारी जानकारी थी राज्यसभा के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई और संविधान में लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है। लोकसभा संसद का दूसरा या निम्न सदन होता है और यदि इसकी संरचना की बात करें तो संविधान के आर्टिकल 81 के अनुसार लोकसभा के 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और अधिकतम 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और संघ राज्य क्षेत्रों में इन 20 सदस्यों का निर्वाचन उसी रीति से होता है जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है। मतलब संसद बताएगी कि संघ राज्य क्षेत्रों के सांसद किस तरह से चुने जाएंगे और इसके लिए वर्ष 1956 में संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम कानून पारित किया गया, जिसके अनुसार संघ राज्य क्षेत्रों में भी लोकसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगा। और आगे लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अब इन 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों के लिए संसदीय कानून के द्वारा आरंभिक रूप में 10 वर्षों के लिए आंग्ल भारतीय प्रतिनिधियों के मनोनयन की व्यवस्था की गई थी, जिसे अब 2020 तक बढ़ा दिया गया है। तो आर्टिकल 81 के अनुसार लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में इन सदस्यों की संख्या 545 है, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों से हैं, 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से हैं। अब ये जो लोकसभा के सदस्य हैं, इनके विभिन्न राज्यों में सीटों का आवंटन एक परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है और लोकसभा में निर्वाचन के लिए बहुमत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि लोकसभा में निर्वाचन की पद्धति किस तरह से है। तो लोकसभा का गठन क्षेत्रीय आधार पर होता है। मतलब संपूर्ण देश को जनसंख्या के आधार पर एक निश्चित लोकसभा क्षेत्र में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र से सदस्य चुनकर आते हैं और इन सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रीति से वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि मतदान कौन कर सकता है इस चुनाव में। तो मूल संविधान में तो मतदान की आयु 21 वर्ष रखी गई थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा अब 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति भी मतदान कर सकते थे और लोकसभा निर्वाचन में सिर्फ वही व्यक्ति मतदान कर सकता है जो भारत का नागरिक हो और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। यदि कोई व्यक्ति विकृत चित्त, अनिवासी, किसी अपराध या भ्रष्टाचार द्वारा बनाई गई विधि के अधीन अपराधी है तो आर्टिकल 326 के द्वारा वह मत देने के योग्य नहीं होगा।
चलिए अब बात कर लेते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों की, जिनका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये 2 सदस्य 5 वर्षों के लिए अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं और यदि लोकसभा भंग होती है तो उनकी भी सदस्यता समाप्त हो जाती है। इन सदस्यों को सदन में मतदान का अधिकार होता है और साथ ही ये अविश्वास प्रस्ताव लाने के समय में भी मतदान करते हैं। और संविधान में मंत्रियों का पद इन्हें देने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, मतलब चाहे तो ये सरकार में मंत्री भी बन सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई मनोनयन और निर्वाचन की। लेकिन अब ये जो निर्वाचन होता है ये बहुमत प्रणाली से होता है। तो अब बहुमत प्रणाली या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। तो इस प्रणाली में जिस भी उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा मत प्राप्त होते हैं वह प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है। इसमें मतदाताओं के बहुमत की आवश्यकता होती है। इस प्रणाली में वोट का प्रतिशत नहीं बल्कि वोट का अनुपात प्राप्त करना होता है। यही कारण है कि इस सिस्टम में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं हो पाता। और यह प्रणाली विकासशील देशों में ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि इसके तहत देश को समान आकार के कई चुनाव क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है और एक निर्वाचन क्षेत्र से कई उम्मीदवार एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं और जीतने वाले प्रत्याशी को सबसे अधिक मत प्राप्त करना होता है। इसीलिए इस चुनाव प्रणाली को इकहरा सदस्यीय बहुवादी व्यवस्था भी कहा जाता है। तो ये सारे डिटेल्स थे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में। अब आगे बात करते हैं सीटों के आवंटन करने वाले परिसीमन आयोग के बारे में। तो आर्टिकल 42 में परिसीमन आयोग के गठन का उल्लेख है और इसकी संरचना में आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त इसके पदेन सदस्य होते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त भी इसका पदेन सदस्य होता है तथा इसके अतिरिक्त इसमें लोकसभा के 5 सदस्य और विधानसभा के 5 सदस्यों को सहायक सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। लेकिन इन सहायक सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होता। अब परिसीमन आयोग के कार्य देखें तो पहला कार्य है प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों का जनसंख्या के आधार पर सीमांकन करना, जिससे पूरे देश में लोकसभा क्षेत्रों की जनसंख्या में समानता हो। दूसरा कार्य प्रत्येक जनगणना के बाद राज्य विधानसभा के क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर सीमांकन करना, जिससे संपूर्ण राज्य में विधानसभाओं के क्षेत्रों की संख्या में समानता हो। मतलब यह आयोग जब भी जनगणना होती है उसके बाद लोकसभा क्षेत्रों और विधानसभा क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन करता है। और इसके बारे में फैक्ट यह है कि 84वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा सीटों की संख्या यथावत बनाए रखने की बात की गई थी और 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा यह भी प्रावधान किया गया कि राज्यों के अंदर लोकसभा क्षेत्रों की पुनर्संरचना वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर होगी। समूचे देश में लोकसभा सीटों का निर्धारण अभी भी वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है, लेकिन राज्यों के अंदर लोकसभा सीटों का आकार वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर निश्चित किया गया है। चलिए अब आगे जानते हैं कि लोकसभा सीटों में आरक्षण की क्या व्यवस्था है। तो आर्टिकल 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है और यह आरक्षण राज्यवार तरीके से दिया जाएगा। वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटों का आरक्षण दिया गया है। और जब संविधान बना था ना, तब यह आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए दिया गया था, लेकिन संविधान संशोधनों के माध्यम से यह आरक्षण अगले 10-10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता रहा है। अब आर्टिकल 334 के अनुसार 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2009 के द्वारा यह आरक्षण वर्ष 2020 तक के लिए बढ़ाया गया है। ये थी लोकसभा में आरक्षण की पूरी कहानी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोकसभा में सदस्यों की योग्यता किस तरह से है। मतलब इन योग्यताओं के बाद ही कोई लोकसभा में चुनाव लड़ पाएगा। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वह संसद के कानून द्वारा सभी निर्धारित योग्यताओं को धारण करता हो। अब यदि किसी संसद सदस्य की योग्यता को लेकर कोई शिकायत है
तो राष्ट्रपति के पास शिकायत भेजी जा सकती है और निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति ऐसी शिकायतों पर निर्णय लेते हैं। तो ये सारी बातें थी योग्यताओं की। अब यदि अयोग्यताओं की बात करें तो आर्टिकल 102 के अनुसार कोई भी व्यक्ति संसद सदस्य होने के लिए अयोग्य इस तरह से होगा यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, यदि वह सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित पागल या दिवालिया है, यदि वह भारत की नागरिकता त्याग देता है और स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है या किसी विदेशी राज्य की निष्ठा स्वीकार कर लेता है, और यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा अयोग्य हो जाता है तथा 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर दोषी पाया जाता है। तो ये सारी अयोग्यताएं थीं। अब लेकिन इसमें जो एक टर्म है लाभ का पद, तो लाभ के पद के बारे में संविधान में कोई परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन संसद के द्वारा वर्ष 1959 में विधि बनाकर अनेक पदों को लाभ के पद से बाहर रखा गया है। लेकिन फिर भी न्यायपालिका ने लाभ के पद को परिभाषित करते हुए कहा है कि संघ और राज्य सरकार के अंतर्गत धारण किए गए सभी पद जिससे व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है या लाभ प्राप्त होने की संभावना है, वे सभी पद लाभ के पद के अंतर्गत आएंगे। तो अब लाभ के पद के बारे में जानने के बाद अब देखते हैं कि दोहरी सदस्यता के बारे में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 क्या कहता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति को 2 सीटों पर निर्वाचित कर लिया गया है तो उसके लिए कुछ इस तरह से प्रावधान किए गए हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित हो जाता है, राज्यसभा और लोकसभा के लिए, तो उसे 10 दिन की अवधि के अंदर बताना होगा कि वह किस सदन का सदस्य बना रहना चाहता है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसकी जो राज्यसभा की सदस्यता है वह समाप्त कर दी जाती है। और इसके अलावा यदि किसी सदन का वर्तमान सदस्य किसी दूसरे सदन के लिए चुन लिया जाता है तो उसकी पहले से निर्वाचित सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी और जिस सदन में अभी वह चुना गया है उसकी सदस्यता बनी रहेगी। इसके अलावा यदि कोई सदस्य किसी सदन में 2 सीटों से निर्वाचित हो जाता है, मतलब एक ही सदन में 2 सीटें मिल जाती हैं उसे, तो इनमें से एक सीट उसे रिक्त करनी होगी। यदि वह सीट रिक्त नहीं करता है तो उसकी दोनों सीटों से सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब आगे यदि कोई विधायक है और वह लोकसभा के चुनाव को जीतता है तो 14 दिन के अंदर उसे अपनी विधानसभा की सीट छोड़ देनी होगी। यदि वह विधानसभा की सीट नहीं छोड़ता तो 14 दिन बाद उसकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। मतलब अब भी वह सिर्फ विधायक ही रहेगा। तो ये सारी बातें थी दोहरी सदस्यता के बारे में। अब बात करते हैं कि निर्वाचित सदस्यों के द्वारा शपथ किस तरह से ग्रहण की जाती है। तो संविधान की 3री अनुसूची में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों के शपथ लेने का एक समान ही प्रावधान है और ये सभी भारत के संविधान और विधि के प्रति पूर्ण आस्था एवं निष्ठा, भारत की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखने तथा अपने कार्यों के विश्वास पूर्वक संपादित करने की शपथ ग्रहण करते हैं। तो ये थी शपथ की बात। अब बात करते हैं कि लोकसभा में स्थान रिक्त कैसे होते हैं। तो इसमें 4 तरह से स्थान रिक्त होते हैं, जिसमें दोहरी सदस्यता की हम बात कर चुके हैं। आर्टिकल 102 और 10वीं अनुसूची में वर्णित अयोग्यता के आधार पर स्थान रिक्त होने की बात भी कर चुके हैं, जिसमें राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कोई भी व्यक्ति अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अब आगे बात करें तो कोई भी निर्वाचित सदस्य अपना त्याग पत्र देता है, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा का सदस्य तथा राज्यसभा का सदस्य राज्यसभा के सभापति को संबोधित त्यागपत्र प्रदान करता है और अपने पद का त्याग करता है। इसके अलावा यदि कोई भी सदस्य सदन में लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उस सदन में उसका स्थान रिक्त मान लिया जाता है। लेकिन एक प्रावधान यह भी है कि इन 60 दिनों में यदि लगातार 4 दिनों तक सदन बंद रहेगा तो इन दिनों को काउंट नहीं किया जाता 60 दिनों के अंतर्गत। चलिए अब आगे जानते हैं कि लोकसभा में जो कार्यवाही होती हैं उन्हें सुचारू रूप से संचालित करने के लिए और व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए संसद में कई पदाधिकारियों की आवश्यकता होती है। तो संसद के पदाधिकारियों के बारे में जान लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर की। तो जब लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तो उसके बाद लोकसभा के प्रथम सत्र में सबसे वरिष्ठ जो सदस्य होता है उसे प्रोटेम स्पीकर के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है।
अब इस प्रोटेम स्पीकर का काम होता है नए सदस्यों को शपथ दिलाना और नए अध्यक्ष का चुनाव करवाना, और इन कार्यों को करने के बाद प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। भारत के पहले प्रोटेम स्पीकर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब प्रोटेम स्पीकर के बाद बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष की। तो आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष का चयन करती है। अध्यक्ष द्वारा पदत्याग, पदच्युत या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित होने की स्थिति में, मतलब किसी भी कारण से जब स्पीकर अपना पद नहीं संभाल रहा होगा, तो उस समय लोकसभा का उपाध्यक्ष जो होगा वह अध्यक्ष का कार्य करेगा। और यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उपस्थित नहीं हैं तो लोकसभा द्वारा बनाए गए 10 सदस्यों के पैनल में से जो वरिष्ठ क्रम का सदस्य होगा वही लोकसभा की अध्यक्षता करता है। अब देखें कि जो ये लोकसभा अध्यक्ष है उसकी पदमुक्ति कैसे होती है। तो लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों द्वारा बहुमत के द्वारा हटा दिया जा सकता है इसे, लेकिन हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले 14 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करना होता है। और जब स्पीकर को हटाने का सदन में विचार चल रहा होता है तब लोकसभा अध्यक्ष बराबर की स्थिति में मतदान नहीं करता, बल्कि प्राथमिक सदस्य के रूप में मतदान करता है। अब स्पीकर के बारे में ये सारी बातें जानने के बाद बात करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां क्या हैं और उनके अधिकार किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहली बात आती है सदन के संचालन की। तो लोकसभा अध्यक्ष सदन का सबसे प्रमुख नेता होता है और सदन की सभी कार्यवाहियां इन्हीं की देखरेख में होती हैं, और ये कार्यवाहियों का समय भी तय करते हैं और विवादास्पद विषयों पर आवश्यकता पड़ने पर मतदान भी कराते हैं और निर्णयों की घोषणा भी करते हैं। और यदि सदन में गणपूर्ति नहीं हो पाती तो सदन की कार्यवाही को स्थगित भी करते हैं और सदन में किसी भी अध्यक्ष को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति लोकसभा अध्यक्ष ही प्रदान करते हैं। तो ये थी सारी सदन के संचालन की शक्तियों की बात। अब बात करते हैं स्पीकर के निगरानी से संबंधित शक्तियों के बारे में। तो जो स्पीकर होता है वो लोकसभा की समस्त कार्यवाहियों का निरीक्षण करता है और संसदीय समितियों की अध्यक्षता भी करता है, और सदन में आवश्यक सूचनाओं की प्राप्ति के लिए सरकार को निर्देश भी देता है, तथा सदन की कार्यवाही में यदि कोई अमर्यादित वार्तालाप होता है तो उसको बाहर भी करवाता है। और स्पीकर ही सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित मामलों को देखता है और किसी भी आरोपित अपराधी सदस्य के बारे में जानकारी प्राप्त करता है तथा इस संबंध में सदन को सूचित भी करता है। और लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य के विशेषाधिकारों के उल्लंघन पर कार्यवाही भी करता है। तो ये थी निगरानी की शक्तियाँ। अब बात करते हैं स्पीकर की प्रशासनिक शक्तियों की। तो यह संसदीय सचिवालय पर नियंत्रण रखता है और सदन तथा उसकी समितियों की बैठक की व्यवस्था भी करता है और संसदीय कार्यवाही तथा आलेखों को सुरक्षित भी रखता है, और सदस्यों का त्यागपत्र स्वीकार या अस्वीकार करने का कार्य भी अध्यक्ष का ही होता है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ही यह घोषित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इस पर लोकसभा अध्यक्ष की स्वीकृति ही अंतिम होती है। अब राज्यसभा और लोकसभा की जब संयुक्त बैठक होती है तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। यह संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों को मनोनीत भी करता है तथा दल बदल कानून के तहत सदस्यों की सदस्यता की योग्यता या अर्हता की जांच भी करता है। तो ये सारी प्रशासनिक शक्तियां हैं लोकसभा अध्यक्ष की। अब हमने लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में सारी बातें जान ली। अब लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में जानते हैं कि इसकी क्या भूमिका होती है। तो लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष की सहायता के लिए होता है। अध्यक्ष की भांति उपाध्यक्ष का चुनाव भी सामान्य बहुमत से होता है। सामान्यतः उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्यों की सहमति से किया जाता है, और जब सदन में अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो उसकी सभी शक्तियों का प्रयोग करके लोकसभा उपाध्यक्ष ही उसकी जगह कार्य करता है। और लोकसभा का उपाध्यक्ष बजट समिति का अध्यक्ष होता है, और बजट समिति के अध्यक्ष होने के नाते वह लोकसभा सचिवालय के खर्च के लिए वित्त मंत्रालय को सिफारिश भी देता है। अब लोकसभा उपाध्यक्ष सदन में बोल भी सकता है और मतदान भी कर सकता है, लेकिन जब वह पीठासीन होता है तब उसे बोलने या मतदान करने का अधिकार नहीं होता। तो ये सारी बातें थी उपाध्यक्ष के बारे में। अब बात करते हैं महासचिव के बारे में।
तो महासचिव संसद का तीसरा और स्थायी अधिकारी होता है। इसे चुनने या नियुक्त करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है और महासचिव का पद एक प्रशासनिक पद है, क्योंकि सदन में सभी प्रशासनिक कार्यवाहियों का संचालन महासचिव के द्वारा ही किया जाता है। अब ये सारी बातें थी महासचिव के बारे में। आगे बात करते हैं विपक्ष के नेता के बारे में। तो भारत में वर्ष 1977 में विपक्ष के नेता के पद को वैधानिकता प्राप्त हुई और विपक्ष के नेता के वेतन एवं भत्ते का प्रावधान किया गया। इस सांविधिक प्रावधान के अनुसार विपक्ष के नेता और कैबिनेट मंत्री के वेतन और भत्ते समान होंगे और विपक्ष का नेता उस दल से होगा जिस दल के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का कम से कम 1/10 सदस्य होंगे। मतलब लोकसभा में जिस दल के पास 55 सदस्य हैं उस दल से विपक्ष के नेता को चुना जाएगा। और विपक्ष के नेता का पद महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि अनेक सांविधिक संस्थाओं में जैसे लोकपाल, मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए विपक्ष के नेता की सहमति बहुत ज़रूरी होती है। तो इसी पॉइंट पर हमने लोकसभा के सभी प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में सारे डिटेल्स देख लिए और आज का लेक्चर बस यहीं समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम संसद के कार्यों और शक्तियों की बात करेंगे। तो उस लेक्चर की अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। यह जो वीडियो है यह पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।